Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. देखिए लास्ट सेशन में हमने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आपको एक इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट समझाया, जो डिफरेंस समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टनरशिप फर्म and the dissolution of a partnership, basically dissolution of a partnership firm and partnership का dissolution क्या डिफरेंस रखता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उस फर्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं चेक की है तो काइंडली जरूर चेक कीजिए वो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन। कब देखते हैं कि हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में और क्या कंसेप्ट बता रखा है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। देखिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो भी प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट्स देंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के केस में वो इन पर बेस्ड है। तो देखते हैं कि हमें पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 48 क्या कहता है। देखिए इस सेक्शन में मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमें बता रखा है, मतलब किस मेथड से, किस तरीके से। मोड का मतलब होता है मेथड, तो किस तरीके से, किस मेथड से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब जब किसी फर्म का विघटन हो रहा है उस वक्त का किस तरह से अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ लॉस including the deficiency of capital shall be paid out of profits, next out of capital, and lastly if necessary will be realized from the partners in their profit sharing ratio। देखो अगर इन केस फर्म को किसी तरह का कोई नुकसान हो रहा है, ज्यादातर डिसोल्यूशन का डिसीजन तभी लिया जाता है ना जब कोई फर्म जो है वो लॉस इनकर कर रही हो, लॉस सफर कर रही हो, तभी ये डिसीजंस लिए जाते हैं ना कि फर्म को बंद कर देना चाहिए क्योंकि फर्म सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर उस लॉस के चलते हुए मतलब कोई भी डेफिशिएंसी है या कमी है तो उस कमी को पहले तो हम प्रॉफिट्स में से कवर करेंगे, फिर हम कैपिटल में से कवर करेंगे। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो हमने किन से वो कमी पूरी करनी है, उस कमी की भरपाई कौन करेगा, उस कमी की भरपाई पार्टनर्स करेंगे। और वो भी किस रेशो में करेंगे, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि एक्चुअली ये रेशो सिर्फ प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए नहीं होती, ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। तो अगर लॉस आ रहा है तो वो इस रेशो में ही इसे भी शेयर करेंगे। क्यों करेंगे, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आपने +1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि एक पार्टनरशिप फर्म के केस में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो इसलिए जरूरत पड़ने पर पार्टनर्स से भी मदद ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बता रखा है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर shall be applied in the following manner and order। देखो अगर आपको याद हो तो हमने जब फर्स्ट सेशन, इसका लास्ट सेशन किया है डिसोल्यूशन का, तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी फर्म्स की एसेट्स होती हैं उन्हें सेल कर दिया जाता है। तो सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, अमाउंट रियलाइज होगा। तो यहां आपको ये बता रखा है कि अगर हम फर्म की एसेट्स को बेच देते हैं या कई बार पार्टनर ही कोई खरीद लेता है तो ऐसा करने से जितना भी अमाउंट रियलाइज होगा उसे किस तरीके से, किस मैनर में या किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में यूज किया जाएगा, वो सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बाहर वालों को पेमेंट होगी, आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। ठीक है, फिर क्या है, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, अगर पैसा बच जाता है तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो पहले उसका लोन पे ऑफ किया जाएगा। फिर अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो उनके
कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को उन्हें वापस दिया जाएगा। किनको? पार्टनर्स को। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स ही है ना जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो इसलिए पहले प्रेफरेंस बाहर वालों को देनी है, फिर प्रेफरेंस पार्टनर्स के लोन को देनी है अगर उन्होंने कोई लोन दिया हुआ था फर्म को तो। देन प्रेफरेंस किसको देनी है, मतलब देन बारी किसकी आएगी? पार्टनर्स की कैपिटल की सेटलमेंट की आएगी कि उन्होंने जितना जितना पैसा लगाया था कम से कम उनका उतना उतना पैसा तो वापस करो पहले। फिर उसके बाद क्या है, अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है, इफ सम अमाउंट रिमेन्स, अगर फिर भी पैसा बच जाता है तो उस पैसे को फिर से देखो, अब ये पैसा बचा हुआ क्या है? सरप्लस है ना, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसे एज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सेटलमेंट समझ में आ गया। अभी आपके लिए +2 लेवल के लिए ये इतनी ही सेटलमेंट है और इससे ज्यादा आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई अगर लॉस निकला या ना सेटलमेंट हुई तो कैसे होगा कैसे नहीं। वो देखेंगे कि हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस तरह से क्या इन्फॉर्मेशन बता रखी है। अब देखो बहुत ही अच्छी बात, आपको यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ मिला है, आउटसाइड डेट्स। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है ना वो डेट्स से ही रिलेटेड है। वो है भाई फर्म्स डेट क्या होते हैं और प्राइवेट डेट्स क्या होते हैं। फिर से देखो आपको सेक्शन बता रखा है, सेक्शन 49। तो ये सेक्शन 49 क्या है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ही सेक्शन है 49, जिसमें आपको फर्म के डेट्स और प्राइवेट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता रखी है। देखो जो फर्म के डेट्स होते हैं, मतलब एक तरीके से जो उधार हैं या जिन्हें उन्होंने पे करना है, वो क्या है? देखो डेट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स, वो देनदारियां या वो उधार जो फर्म ने चुकता करने हैं, जो फर्म ने बाहर वालों को पे करने हैं, जिसका हमने अभी अभी ऊपर नाम पढ़ा था आउटसाइडर्स डेट, तो वो एक्चुअली फर्म के डेट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइवेट डेट्स की तो इसका मतलब है कि वो डेट्स या वो उधारी जो एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल बेसिस पर, अपनी पर्सनल कैपेसिटी बेसिस पर बाहर किसी को देने हैं, बाहर नहीं मैं वर्ड यूज करूंगी, जो तो एक पार्टनर ने पर्सनली डेट्स पे करने हैं वो प्राइवेट डेट्स होते हैं। जो एक फर्म ने बाहर वालों को पे करना होता है, कलेक्टिवली पार्टनर्स ने फर्म के बेहाफ पर पे करने होते हैं, फर्म ने पे करने होते हैं, उन्हें फर्म्स डेट बोला जाता है। अब देखो बहुत अच्छी बात, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेट। तो जो पैसा फर्म की एसेट्स को सेल कर कर रियलाइज होगा, उस पैसे से कौन से डेट्स पहले पे होने चाहिए? खुद सोचकर देखो, ऑब्वियसली है कि फर्म के डेट्स की पेमेंट पहले होनी चाहिए। फिर अगर कोई सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में आपस में बट ही जाएगा, वो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। तो जब उन्हें सरप्लस मिलेगा तो वो अपने आप उनकी पर्सनल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी अपने प्राइवेट डेट्स पे ऑफ करने के लिए। तो इसलिए हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है समझने की वो उनके पर्सनल डेट्स का क्या होगा। हम यहां पर सिंपली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पहले फर्म के डेट्स पे होंगे फर्म की एसेट्स को सेल करने पर, अगर बच जाता है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की फॉर्म में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहां पर अमाउंट्स रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एस्टेट्स ऑफ पार्टनर। प्राइवेट घर था कोई या कोई जमीन जायदाद थी पार्टनर की खुद की, तो ये कैसे यूज होगी? जैसे फर्म की एसेट्स पहले फर्म के डेट्स पे करने के लिए यूज हुई थी, बिल्कुल इसी तरीके से कोई भी प्राइवेट एस्टेट अगर पार्टनर की है तो वो पहले प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज होगी। फिर जो सरप्लस अवेलेबल होगा वो पार्टनर्स के फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। फर्म की एसेट्स हैं तो पहले फर्म के डेट्स पे करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पार्टनर की प्राइवेट एस्टेट है कोई, मतलब उसके पर्सनल खुद के कोई एसेट्स हैं तो वो पहले उसके प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज होंगे। उसके बाद वो सरप्लस अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो फर्म के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज
कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट एक छोटा सा डिफरेंस। देखिए, अब जो हमारे पास छोटा सा डिफरेंस है आज के सेशन के लिए, एक लास्ट टॉपिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फर्म के डेट और प्राइवेट डेट्स में डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कई बार आ जाता होता है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया है तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मीनिंग, फर्म के डेट का मीनिंग क्या है? जो फर्म ने आउटसाइडर्स को पे करना है, तो दिस इज फर्म टू आउटसाइडर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइवेट डेट्स की बात करें तो ये क्या है? ये है पार्टनर, जो पार्टनर ने पे करने हैं, विच आर टू बी पेड बाय द पार्टनर, पेबल बाय द पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। तो ये मीनिंग हमने पढ़े हैं, बिल्कुल सेम वही मीनिंग आपको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दी है। फिर देखो, हु इज लायबल, कौन लायबल है पे करने के लिए, कौन उत्तरदायी है पे करने के लिए? फर्म के डेट्स, सभी पार्टनर्स फर्म के डेट्स को पे करने के लिए लायबल होते हैं, ज्वाइंटली, इकट्ठे भी और सेवरली। मतलब इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ड है लेकिन इसका मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स एक जैसे लायबल होते हैं फर्म के डेट्स को पे करने के लिए, चाहे एक के द्वारा पे कर दिया जाए, चाहे सभी के द्वारा इकट्ठा पे कर दिया जाए। लेकिन अगर हम प्राइवेट डेट्स की बात करें, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ए के ऊपर कोई प्राइवेट डेट था, तो उसके लिए ए ही लायबल होगा ना, बी और सी तो नहीं लायबल हो सकते। तो इसलिए यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है कि प्राइवेट डेट्स के लिए सिर्फ वही कंसर्न्ड पार्टनर ही लायबल होता है जिसकी वो प्राइवेट डेट होती है, मतलब जिसकी वो उधारी होती है, सिर्फ वही पर्सनली लायबल होता है। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। देखो, अभी अभी हमने मीनिंग समझा है ये। तो फर्म की प्रॉपर्टी मतलब अगर फर्म के एसेट्स बेचेंगे तो वो पहले किसको पे करने के लिए यूज होंगे? ऑब्वियसली है फर्म के डेट्स को। तो देखो, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। लेकिन अगर हम प्राइवेट डेट्स के केस में बात करें तो कंसर्न्ड पार्टनर्स शेयर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स डेट। मतलब अगर फर्म की प्रॉपर्टी में से, मतलब जो अमाउंट रियलाइज हुआ एसेट्स को सेल कर कर, उसमें से जब हमने फर्म के डेट्स पे कर दिए हैं तो जो एक्सेस आएगा, जो सरप्लस आएगा, जो कि पार्टनर को एज अ शेयर, प्रॉफिट शेयर मिला, सिर्फ वो उस कंसर्न्ड शेयर को ही, सिर्फ वो उस सरप्लस शेयर को ही अपने प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज कर सकता है। ये नहीं कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी लेट सपोज 10,000 की बिकी, डेट था 2,000 का, तो 8,000 का जो सरप्लस आया वो 8 का 8,000 ए नहीं अकेला यूज कर सकता। जो 8,000 ए बी सी तीनों में बटेगा, बटने के बाद जो ए को शेयर मिलेगा तो ए अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपना वो शेयर यूज कर सकता है। लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब देखो, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें पहले प्राइवेट डेट वाला कंसेप्ट फिल कर लो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए यूज होगी, फिर इसमें से जो सरप्लस होगा वो सरप्लस प्राइवेट डेट्स कवर करने के बाद जो निकला होगा उसे फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का फिर से सेशन जो थ्योरेटिकल बेस्ड रहा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। प्लीज डोंट इग्नोर दिस थ्योरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा अच्छे तरीके से हम इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर तरीके से हमें प्रैक्टिकल समझ में आएगा। नेक्स्ट अब जो हमारे पास आने वाले सेशंस रहेंगे उसमें हम बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वो एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकल पर बेस्ड होगा। तो जितना अच्छा हम उसमें प्रैक्टिकल को समझेंगे उतना ही अच्छे तरीके से हम वो वाली थ्योरी अटेम्प्ट कर सकेंगे, जैसे जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना, अकाउंट्स की फॉर्म में फॉर्मेट बनाना। तो अब यहां पर हमारा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्या होता है क्या नहीं वो सीखेंगे।
स्टे कनेक्टेड विद दी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।